कौन सा क्रॉसी प्लांट है, या कौन सा प्लांट किस लेवल पर काम करता है, ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में सिखाई जाती है दोस्तों। किसी बुक में क्या अंडरस्टैंडिंग है, किसी बुक में क्या अंडरस्टैंडिंग है, और उसको जब आप कोरिलेट करते हो किसी डेली प्रैक्टिशनर वाले व्यक्ति से, डॉक्टर से, जो आपको टीच करता है, तो वो बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। आपको जो सिखाया जाता है उस बुक से टेबल प्रैक्टिस के जब बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो आपके टेबल प्रैक्टिस और आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना अपने आप को अपडेट करेंगे, मैं भी आज भी अपने आप को अपडेट करते आ रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मेरे ग्रुप के जितने सीनियर वो जानते हैं कि मैं हर बार कुछ नया बता जाता हूं। तो नया इसलिए बताता हूं कि मैं अपडेट करता हूं, अपने आप को अपडेट कर रहा हूं, और जब मैं अपडेट कर रहा हूं तो मुझे नया नया, मैं डायबिटीज को 16 तरह के प्रोटोकॉल से कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास 16 प्रोटोकॉल है जो अलग अलग लेवल पर डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैं एक और नया प्रोटोकॉल, जो मेरा 16वां प्रोटोकॉल है, वो जनरेट किया हूं, जो शायद हमारे सीनियर्स को भी नहीं पता है। ठीक है, उस पर वर्क कर रहा हूं, और उस पर मुझे सिंगल मेडिसिन से रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए जब हम किसी लेवल पर काम करते हैं तो हमें हमेशा नया करते रहना चाहिए दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों साइकोलॉजी एंड ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रोमेट्रिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 10 से 15 मिनट का टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आपके लिए जड़ है। अगर आप जड़ नहीं सीखोगे तो फिर आप कहीं भी नहीं सीख पाओगे दोस्तों। जब आप देखते हो किसी ह्यूमन लाइफ की शुरुआत होती है दोस्तों, तो ह्यूमन लाइफ की शुरुआत एक ओवम एक स्पर्म से मिलने से होती है दोस्तों। ठीक है, जब एक ओवम एक स्पर्म से मिलता है तो जायगोट बनता है दोस्तों, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मेल और फीमेल की, हमारे माँ और बाप की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको लेकर जीन्स आगे की तरफ बढ़ता है दोस्तों। यानी सिंपल सी बात है, माँ बाप से बच्चों में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जो फ्यूचर में उसके स्ट्रक्चरल और उसके मेंटल मेकअप के लिए जिम्मेदार होती है। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी माँ और बाप दोनों के एक एक पेयर क्रोमोसोम, यानी 46 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम जब वहां पर मल्टीप्लाई होकर एक साथ जुड़ते हैं दोस्तों, और जुड़कर फ्यूचर में उनके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट करता है, और बॉडी के डेवलपमेंट के बाद जब देखते हो ना, उस व्यक्ति की मेंटल मेकअप बनाता है। यानी वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट कैसा होगा, ये पूरा बनाने का काम करता है। अब आप इस चीज से समझ लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को कोई हेरिडिटी डिसीज होती है, और वो हेरिडिटी डिसीज माँ में हो या बाप में हो, जब बच्चे में आती है दोस्तों, तो एक नए कैरेक्टर को जन्म देती है, और यही कारण है वहां पर मेंटल डिसीज के रूप में कैरेक्टर में जन्म लेता है। कई बार हिडन होता है, कई बार ये इन्फेक्शन हिडन होता है, छुपा होता है, पता नहीं चलता। और बच्चा देखो, माँ बाप स्वस्थ है, उनकी पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा एकदम मेंटली रिटार्डेड निकलता है दोस्तों, कोई ना कोई प्रॉब्लम, उसको मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये उसके मेंटल मेकअप के लिए जिम्मेदार कौन होता है? यही ओवम और स्पर्म। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आप किसी लाइफ में देखते हो तो जीवन की सबसे बड़ी धुरी यानी बेस होता है दोस्तों जीन्स। और जीन्स जब बेस होता है तो जीन्स के अंदर, यानी प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में दो चीज होती है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, ये गैस्ट्रेशनल पीरियड से ही डेवलप हो जाते हैं, जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तभी से डेवलप हो जाते हैं, और पूरी जिंदगी यानी जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक उसके डेवलपमेंट में मेजर रोल अदा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको जब रोल देखने को मिल रहा है तो आपको याद रखना है कि जब आप सेल पे काम कर रहे हो तो सेल ही आपकी जेनेटिक डिसीज को कंट्रोल करेगी। ठीक है, हमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सेल्स की रेमेडी है, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने की रेमेडी है। तो जब हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करेंगे, एकमात्र मेडिसिन है हमारे पास वेनेरिवन। जब भी कभी आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफेक्टिव रेमेडीज नजर आती, डिसीज नजर आती है दोस्तों, पेशेंट्स में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल कैरेक्टर देखने को मिलता है, वेन का उपयोग जरूर कीजिएगा दोस्तों। वेन वन इज द बेस्ट प्रोटोकॉल फॉर एनी टाइप ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। किसी भी प्रकार के ऑटो इम्यूनिटी की नंबर 1 रेमेडी है दोस्तों। इसलिए आप टेबल प्रैक्टिस में याद रखिएगा, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए वो मॉलिक्यूल होता है दोस्तों जो किसी की ग्रोथ, किसी के डेवलपमेंट, किसी के फंक्शनिंग और उसके रिप्रोडक्शन में उपयोग में आने वाली जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उसको ले जाने का काम करता है। अब आप सोच लीजिए,
डीएनए किसी की ग्रोथ, किसी का डेवलपमेंट, किसी की फंक्शनिंग और उसको रिप्रोडक्शन में उपयोग में आने वाली जितनी भी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है वो माँ बाप से आकर लेकर आता है दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, डीएनए और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोस्तों, और साथ ही प्रोटीन, लिपिड्स और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो भी वहां पर पाए जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, ये सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से भी डीएनए आरएनए वहां पर कुछ न कुछ हद तक बना हुआ रहता है दोस्तों। इसीलिए जब डीएनए को आप देखते हो ऑटोमेटिकली आरएनए फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। यानी डीएनए ही है जो आपकी सेल के न्यूक्लियस से जितने भी इंस्ट्रक्शन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जाएगा वो आरएनए के माध्यम से ही जाएगा। यानी मैसेंजर आरएनए और ट्रांसवर्स आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए, ये मेन रोल इसी डीएनए के द्वारा कंट्रोल होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर, इसको बताने का क्या मतलब है, आप में से कई सोच रहे होंगे अरे यार ये क्या बता रहे हैं, इसका क्या लेना देना। दोस्तों बहुत बड़ा लेना देना है। जब आप आरएनए की बात करते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो, तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों आरएनए क्या काम करता है। अगर आप समझ जाओगे ना तो आपके पास मेडिसिन हैं, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की मेडिसिन कंप्लीट मेडिसिन है, पूर्ण मेडिसिन है, जो कंप्लीट साइंस के रूप में आपके बॉडी को वहां पर क्यूर कर रही है दोस्तों। जब आरएनए को देखोगे तो सेल्स को सपोर्ट करने का काम करता है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के निर्माण को कंट्रोल करता है, जो कि माइंड और बॉडी को बनाने का काम करती है दोस्तों। यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी को, माइंड को बनाने का काम करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होगा तो कैसे होगा दोस्तों, एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, एक सॉलिड प्रोटीन्स होता है, एक लिक्विड प्रोटीन्स होता है। तो दोस्तों जो सॉलिड प्रोटीन्स होता है वो इंपॉर्टेंट काम करता है एज वेल एज लिक्विड प्रोटीन। वहां पर लिक्विड प्रोटीन भी उसी के समान इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें नहीं पता। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सॉलिड प्रोटीन क्या होता है, लिक्विड प्रोटीन क्या होता है? अगर आपको पता लग गया ना तो दोस्तों आपके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी साइंस बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए इजी हो जाएगा, कोई भी डिसीज के लेवल पर जब आप वर्क करते हो और आपको पता होता है कि सॉलिड प्रोटीन से बना होता है और आपको पता होता है कि ये मेडिसिन सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर परफेक्ट काम करती है, तो आपका रिजल्ट 100% परफेक्ट होता है। आपको ये पता होता है कि ये लिक्विड प्रोटीन है और लिक्विड प्रोटीन के लेवल पर आपकी बॉडी काम कर रही है, तो आपको सारी चीज पता हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो जब आप सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर देखते हो तो इसका कार्य क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या कार्य होता है, अगर ये पता लग गया ना, आप बहुत सारी चीज कर जाओगे दोस्तों। आपके बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किससे होता है? आपके सॉलिड प्रोटीन से होता है। आपका फेस, आपका नोज, आपकी कलर ऑफ द बॉडी, आपका कलर ऑफ हेयर, आपकी कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ कॉर्निया, स्किन, ठीक है। या प्रीटी या बुरा, मतलब प्रीटी मतलब अच्छा लगना, बुरा मतलब अगली दिखना, सब किसके कारण होगा? इन्हीं प्रोटीन्स के कारण होगा दोस्तों। इनकी हाइट लंबी, इनकी हाइट छोटी, ठीक है। ये स्पेसिफिक नेचर है दोस्तों, जैसे शार्प, डल, लॉन्ग, ब्रॉड, राउंडेड, ये जो है ना, ये कंडीशन आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के बनाने में किसका रोल है? प्रोटीन का रोल होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि साहब मेरी हाइट बढ़ाना है, आपको याद होगा मैंने कहा है सॉलिड प्रोटीन ये बॉडी को डेवलप करता है। आप काम कहां करोगे? आप तमाम मेडिसिन को उपयोग कराओगे, लेकिन आपको साथ में क्या देना पड़ेगा? आपको पेशेंट को साथ में प्रोटीन देना पड़ेगा। अगर आपने डाइट में प्रोटीन अवेलेबल करा दिया, देन आपको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप हर प्रकार की कंडीशन को दोस्तों वहां पर कोरिलेट करके चल रहे हो और आपका पेशेंट कंप्लीटली क्योर होगा दोस्तों। याद रखिएगा इस बेस को। इसीलिए मैं कह रहा हूं सॉलिड प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। यही नहीं दोस्तों, जब आप इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आते हो तो जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन मतलब क्या? हंसना रोना, ठीक है। यानी आपको ये देखना है कि टेम्परामेंट या प्रकृति का इंडिकेशन क्या है। आप इन्हीं चीजों से, जो एक्सप्रेशन होता है बॉडी का डेवलपमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, वही आपके टेम्परामेंट को, आपकी प्रकृति को इंडिकेट करता है कि दिस इज अ सैंग्वाइन टेम्परामेंट, दिस इज अ लिम्फेटिक टेम्परामेंट एंड दिस इज अ पर्टिकुलरली मिक्स टेम्परामेंट, ठीक है। याद रखिएगा आप दोस्तों। इसीलिए जब आप सैंग्वाइन टेम्परामेंट को जाओगे तो वहां पर आप क्या देखते हो? फीचर्स क्या देखते हो? यार ये व्यक्ति तो शार्प है ना, शार्प नेचर का है ये। दूसरा आप कलर देखते हो तो क्या देखते हो? एकदम फेयर है यार, ठीक है। आप सीधे बोल देते हो यार ये तो सैंग्वाइन टेम्परामेंट। तो ये क्या है? इसमें कौन भाग ले रहा है? इसमें सॉलिड प्रोटीन भाग ले रहा है दोस्तों।
आप जब वहां पर फर्मनेस देखोगे, फर्मनेस मतलब उसकी बनावट, आप बोलोगे नहीं यार डेलिकेट स्ट्रक्चर है इसका यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डेलिकेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हेयर देखोगे तो कैसा मिलेगा, ब्राउन और थीन हेयर दिखेगा, एकदम ब्राउन और पतले हेयर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कॉर्निया कैसा मिलेगा, जब ब्राउन हेयर है तो डेफिनेटली कॉर्निया भी ब्राउन देखने को मिलेगा। ये टेम्परामेंट जब डेवलप हो रहा है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सॉलिड प्रोटीन। और यही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है जिसको आप टेबल प्रैक्टिस में यूज करते हो दोस्तों। दूसरा होता है लिम्फेटिक टेम्परामेंट दोस्तों। लिम्फेटिक टेम्परामेंट का जब फीचर देखोगे आप, आपको क्लियर नजर आएगा राउंडेड, वहां हमने देखा था शार्प, यहां पर हमने देखा राउंडेड, ठीक है। दूसरा, यहां पर कलर आपको कैसे देखने को मिलेगा, कलर डेफिनेटली डार्क देखने को मिलेगा। सेंगुइन में क्या था, फेयर, यहां पर क्या है, डार्क है। फॉर्मनेस वहां पर डेलिकेट थी, लेकिन यहां पर ब्रॉड, एकदम लंबा चौड़ा, ब्रॉड और सॉलिड, एकदम सॉलिड मास देखने को मिलेगा दोस्तों। ये डिफरेंट होता है, ठीक है। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर, वहां पर डेलिकेट था, यहाँ पर ब्रॉड और सॉलिड था। हेयर कैसा मिलेगा दोस्तों, हेयर वहां पर कैसे थे, ब्राउन और थीन, तो यहाँ कैसे मिलेंगे, ब्लैक और थिक, काले और मोटे। वहां पर ब्राउन कॉर्निया थी, यहाँ पर कॉर्निया कैसी मिलेगी, ब्लू, ब्लू कॉर्निया आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मान लो मिक्स टेम्परामेंट हो गया तो दोस्तों, मिक्स टेम्परामेंट हो गया तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आप फीचर देख रहे हो, एक्स्ट्रा शार्प फीचर देखने को मिलेगा, जैसे डेगर हो या फिर डल और ब्रॉड हो दोस्तों, ठीक है। डेगर हो या डल और ब्रॉड हो, ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं दोस्तों, जब आप कलर देखोगे ना तो मिक्स्ड मिलेगा, ना सांवला ना फेयर, बिल्कुल मिक्स, ठीक है। फॉर्म, अगलीनेस देखने को मिलेगी, रिपल्सिवनेस देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को मिलेगा, वो मिक्स टेम्परामेंट में होगा दोस्तों। हेयर जाएंगे ऐसे केसेस में, जब हेयर होते हैं ना तो मिक्स केसेस में आपको ड्राई, रफ, करली, याद रखिएगा मेरे जैसे हैं, मैं मिक्स टेम्परामेंट का, मुझे देख लो आप, मेरे बाल करली है, ठीक है। ड्राई, रफ, करली एंड बाल्डनेस, गंजापन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ये देखो आप, ठीक है। ड्राई, रफ, करली और बाल्डनेस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब मैंने बीएमएस किया था तब मैंने, मेरा टेम्परामेंट दिखा था, लिम्फेटिक टेम्परामेंट था। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होता गया और उस एटमॉस्फेयर चेंज होने में धीरे धीरे मेरी डोमिनेंसी चेंज होती गई और मेरा कैरेक्टर मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके आसपास के वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है, कब आप किधर से किधर जाते हो, उसके बाद में जब आपका वातावरण चेंज होता है, आप उस कंडीशन में जब जाते हो, तब आपके डेवलपमेंट का डिफेक्ट के कारण जो है वहां पर टेम्परामेंट धीरे धीरे परिवर्तित होता है। लेकिन लिम्फेटिक और सेंग्वाइन टेम्परामेंट कभी परिवर्तित नहीं होगा, ये दो फिक्स है, इनमें से एक की डोमिनेंसी होगी, एक कम होगा, लेकिन मिक्स टेम्परामेंट वहां पर डेवलप हो जाता है दोस्तों। कॉर्निया की बात करें, कॉर्निया जब ऐसे केसेस में मिक्स्ड में देखोगे, ऑरेंज, मोर ब्राउन या मोर ब्लू का लेवल देखने को मिलेगा। ये आपके टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, ये आपको वहां पर देखने को है कि वहां पर आपका जो कॉर्निया है वो ऑरेंज दिख रहा है या मोर ब्राउन, मोर वहां पर ब्लू कंडीशन में लेकर आ रहा है दोस्तों। याद रखिएगा इस चीज को, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये आपका सारा कैरेक्टर आपने सॉलिड प्रोटीन के लेवल पर देखा दोस्तों। आपको प्रोटीन क्या है, ठीक है। तो जब लिक्विड प्रोटीन की कंडीशंस देखोगे ना तो आपको बहुत समझ में आएगा दोस्तों। जब आप लिक्विड प्रोटीन का फंक्शन देखते हो तो ये पूर्ण रूप से मेंटल होता है दोस्तों, ठीक है। होगी पूर्ण रूप से मेंटल होगी, ये बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा, लिक्विड प्रोटीन जितने भी होते हैं वो मेंटल होते हैं, यानी मानसिक बनावट या मानसिक सिस्टम्स को बनाने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। वो कैसे, कैसे जानोगे आप दोस्तों, आपको पता है डिजायर क्या होती है, आपकी इच्छा। मेरी इच्छा है मैं सबसे अच्छे टॉप डॉक्टरों में गिनती लूं, ये डिजायर कौन बना रहा है, आपकी बॉडी में मौजूद लिक्विड
दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब आप डिजायर को देख रहे हो यानी इच्छा, जब आप एवर्शन को देख रहे हो यानी घृणा कर रहा है, ठीक है। टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, ये व्यक्ति टॉलरेंस है मतलब सहनशील है, लेकिन इनटॉलरेंट मतलब असहनशील है दोस्तों। एंगर यानी ये गुस्सा करता है, ठीक। ये फ्राइड यानी कि फ्राइड मतलब भय में जीता है। फियर यानी डर में। बताता हूँ, फ्राइट ये भय, फियर मतलब सैडनेस, ठीक है। डेल्यूशन माया करना, उसको मिलना कि ये तो माया है। सब चीज को सच होते हुए भी झूठ, और झूठ को सच समझना, ठीक है। लव, प्यार, प्रेम, किसी से प्यार होना, किसी से प्रेम करना दोस्तों। हैट यानी नफरत करना, बिल्कुल नहीं, मुझे ये पसंद ही नहीं, मैं बिल्कुल नफरत करता हूं उससे, ठीक है। इंट्रोवर्टेड यानी अंतर्मुखी, वो अपने आप में खुश रहता है। और एक होता है एक्सट्रोवर्टेड जो बहिर्मुखी होता है दोस्तों। इसीलिए जब आप यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस करते हैं, ये सारा शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ इस टॉपिक को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको आगे साइकोलॉजी को समझो, तो साइकोलॉजी की अगर आप डेफिनेशन देखोगे दोस्तों, साइकोलॉजी वो मार होता है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ह्यूमन माइंड में वो कैसे बढ़ता है और वो कैसे बिहेवियर करता है, वो उसको कैसे अफेक्ट करता है, कि साइंटिफिक स्टडी करते हैं दोस्तों, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये वैज्ञानिक अध्ययन का, ठीक है, ये वैज्ञानिक अध्ययन का एक मार्ग होता है, जिससे हम लोग डायग्नोस कर। डेफिनेशन हमको समझ में आ रही है दोस्तों। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बिहेवियर के लिए दोस्तों, वो समझने के हैं हम लोगों को, वो है साइंस ऑफ माइंड। यानी एक हमारे माइंड का साइंस है, दिमाग का विज्ञान है। यानी किसी भी प्रकार की पर्सनैलिटी को दोस्तों, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, उस व्यक्ति को पर्सनैलिटी के लेवल पर स्टडी करने का साइंस है दोस्तों। यानी एक प्रकार से सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग है, कि ये कैसे काम कर रहा है। एटीट्यूड है, यानी कैसे एटीट्यूड है इसका, रवैया कैसा है, या ये कहें दोस्तों, ये इस प्रकार के सारे स्टडी को वहां पर सोशल साइंस यानी कि साइकोलॉजी के अंतर्गत देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो साइंस ऑफ माइंड जो पर्सनालिटी की स्टडी करता है, जो उसके सोचने के तरीके को, वे ऑफ थिंकिंग को स्टडी करता है, उसके एटीट्यूड के, उसके रवैये के तरीके को स्टडी करता है दोस्तों, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप साइकोलॉजी को समझ जाएंगे, तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति का जो साइंस है, वो साइंस क्या कहना चाह रहा है, ये व्यक्ति कौन से टेम्परामेंट का है। तो दोस्तों, यहां पर जब ये चीज समझ में गई, तो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग अगर हम साइकोलॉजी को सेट कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि टेम्परामेंट में साइकोलॉजी को क्यों जोड़ा गया, और उस साइकोलॉजी के बिहेवियर के बाद में हम लोग उसको कैसे स्टडी करेंगे दोस्तों, कैसे उसके बारे में जानकारी निकालेंगे, ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो जब आप देखते हो
कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का पार्ट क्या है दोस्तों। हम जो डेली रूटीन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये पार्ट को दर्शाता है दोस्तों। तुम्हारा मूड क्या है, आपका मूड का प्रभाव क्या है दोस्तों, तुम्हारे व्यवहार का तरीका या मार्ग क्या है, ये सब टेम्परामेंट को दर्शाता है। ठीक है, और आपके डेली रूटीन में आप क्या काम कर रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास गए, वो आपको देखकर क्या डायग्नोसिस करता है, वो यही चीज का डायग्नोसिस करता है। तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि, आप जब पेशेंट को देखोगे ना तो उस पेशेंट के लेवल पर बता रहा हूं, उसकी प्रत्येक डेली रूटीन को आप उसके माइंड में देखोगे दोस्तों। इसीलिए जब भी मैं प्लांट पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले माइंड बताऊंगा कि देखो माइंड के आधार पर आप कैसे डायग्नोस करते हो दोस्तों, जो शायद इलेक्ट्रोमैथ साइंस में किसी ने अभी तक नहीं बताया। हम हमारा ग्रुप एकमात्र ग्रुप है जिसने बताया है कि माइंड के लेवल पर कितना काम करता है। हमारा फेस जो होता है हमेशा, आप देखोगे ना, आप बोलते हो अरे यार ये व्यक्ति सदा गुस्से में रहता है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया भाई ये सदा गुस्से में रहता है, आ जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आदमी सदा गुस्से में रहता है तो क्यों, वो उसका एक्सप्रेशन बताता है। वो अपने आप पे या दूसरों पे गुस्सा होता है ये आपको नहीं बताता है, लेकिन कई बार आपको देखने को मिलता है कि वो चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये गुस्से में आदमी। ठीक है, तो आप उसके शारीरिक टेम्परामेंट को, फिजिकल टेम्परामेंट को, मेंटल टेम्परामेंट को, उसके मेकअप को, ये कैसे मेंटल मेकअप बन रहा है, इसका मानसिक कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसको दर्शाने का काम करता है। और यही टेबल प्रैक्टिस में सबसे मोटिवेटेड काम होता है कि अगर आपने जान लिया कि इसका फिजिकल डेवलपमेंट किस लेवल पर, फिजिकल मेकअप किस लेवल पर हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी चीज को वहां नहीं जान पाओगे। नेचर को, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, आप उसकी स्पिरिट देखो, उसकी आत्मा को देखो कि ये तृप्त है अतृप्त है, कैसा है, ये इसकी आत्मा कैसी है दोस्तों। डिस्पोजिशन को देखो, यानी इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ठीक है, डिस्पोजिशन मीन इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है दोस्तों। इमोशंस यानी उसकी भावनाएं क्या है, वो अपने प्रति भावनाएं रखता है, नफरत रखता है दोस्तों। ठीक है, उसकी आप टॉची देखो, वो बिल्कुल टची होता है, यानी चिड़चिड़ा होता है, इरिटेट होता है दोस्तों। सेंसिटिवनेस देखो, बहुत ज्यादा संवेदनशील तो नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है दोस्तों। पैसिनेट देखो, उत्साही है कि नहीं है, यानी ये काम करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, फियरी यानी उग्र स्वभाव का तो नहीं है। आप देखते हो कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं जो आपके ऊपर सीधे ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या सर आपने ट्रीटमेंट दिया, कोई फर्क तो हुआ नहीं, ऐसे ही दे रहे हो क्या, ऐसे करो, मतलब ये फियरी स्वभाव होता है, ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का है। इम्पेशेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होता है बेताब होते हैं, जानने के उत्सुक होते हैं कि सर मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मुझे क्या है ये वो फलाना दिखता। ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन वहां पर डेवलप हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ऐसे पेशेंट जो इरिटेबिलिटी के लेवल पर होता है बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं दोस्तों। और जब हाइपर सेंसिटिव का लेवल होता है ना, अत्यंत अनुभूत होते हैं दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा, इजीली अपसेट हो जाते हैं, सरलता से परेशान हो जाते हैं। और जब ये कैरेक्टर देखते हो कई पेशेंट में आपको देखते हो मिलेगा, स्टेबल होता है, न इधर न उधर, स्टेबल स्थिर रहता है। हाँ ठीक है सर आप दो, मैं देखता हूं, मुझे ठीक हो गया तो मैं और कंटिन्यू, ये चीज तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग जब आप टेम्परामेंट सिलेक्ट करते हो तो यही साइंस आपको समझने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि माइंड की स्टडी में साइकोलॉजी का पढ़ने वाला जो मार्ग है, जो रूटीन है, उसको आप कैसे डायग्नोस कर रहे हो, आप कैसे मानोगे कि ये पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव साइन है, और इसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव का वर्क करती है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप वहां पर माइंड की स्टडी करते हो दोस्तों, एक उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा, मैं डॉग का उदाहरण दे रहा हूं आपको। कुत्ता एक उदाहरण है जो किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी को कितनी जल्दी समझ जाता है, ये आप भी जानते हो दोस्तों। ठीक है, आप देखो कोई व्यक्ति अगर उसको पत्थर मार देता है तो वो बार बार उसको क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन जब आप उसको प्यार से रोटी देते रहते हैं दोस्तों, दूध मिलाते हुए आपके आसपास आएगा दोस्तों। जब आप अपने कुत्ते की अच्छी देखभाल करते हैं दोस्तों और लगभग लगातार आप उसके ख्याल रखते हो, तो प्यार देते हो दोस्तों, तो हमेशा उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, हमेशा उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में रखते हो दोस्तों, तो जब डॉग की साइकोलॉजी आप बनेगी, जो देखोगे दोस्तों, आप अच्छे व्यक्ति हो, ये साइकोलॉजी बनेगी, आप भलाई करने वाले हो, मेरे लिए वेलबींग हो, वफादार हो, और वो आपके बारे में सोचता है, और आप वहां पर प्यार करने वाले व्यक्ति हो इसलिए सोचता है। लेकिन अगर आप दोस्तों वहां पर हाँ डॉग को नफरत की दृष्टि से देखते हो, उसको ज्यादा मतलब समय उसको मारने वाले होते हो, पत्थर मारने वाले होते हो, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी दोस्तों, उसकी साइकोलॉजी होगी कि डॉग के साइकोलॉजी में वो सोचेगा आप बहुत निर्दयी व्यक्ति हो, गुस्सा करने वाले हो, घृणा करने वाले हो दोस्तों, खींच करने वाले व्यक्ति हो, यानी तब
वो अपने प्रति आपको जो व्यवहार दिखाएगा वो आपके प्रति वही व्यवहार दिखाएगा जो आपने उसके साथ किया है दोस्तों। इसीलिए अपना व्यवहार, फिजिकल इंडिकेशन, जो फिजिकल एक्टिविटी है आपके माइंड को दर्शा देता है कि आपका माइंड क्या है दोस्तों। इसीलिए किसी व्यक्ति के माइंड को समझने के लिए साइकोलॉजी के अध्ययन की जरूरत होती है, और जब आपने साइकोलॉजी की स्टडी की होती है, यही साइकोलॉजी आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है दोस्तों। क्यों ब्रह्मास्त्र होता है? आप कैसे बताओगे दोस्तों कि माइंड को समझकर आप किसी उपयुक्त रेमेडी को प्रॉपरली क्यूर कैसे करोगे दोस्तों? यही चीज मेरे समझाने के लिए इतनी बड़ी रामायण मैंने कही है दोस्तों। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जब आप नजर आ रहा है, जैसे मैं उदाहरण से बता रहा हूं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इनसे प्रभावित नजर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया, वो डर है, फियर है, उसमें शोक है, ग्रीफ है, सैडनेस है, उदासी है, ये कौन से साइन होंगे दोस्तों? ये टेबल प्रैक्टिस की बात है, आपको देखना पड़ेगा, और जब देखोगे तो आप तुरंत डायग्नोस कर लोगे दोस्तों। डर होना, शोक होना, उदासी होना, दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ये नेगेटिव साइन है। आपको मेडिसिन क्या देना है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव साइन है, मेडिसिन क्या देना है सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। तब इसके लिए जो सुटेबल रेमेडी होगी वो क्या होगी दोस्तों? ठीक है, इसके लिए सुटेबल रेमेडी क्या होगी? जब वो व्यक्ति इस तरह से प्रभावित है, फियर से, ग्रीफ से, सैडनेस से, आपको सिम्टोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि यार इसको सहानुभूति की जरूरत है। ठीक है, उसको सहानुभूति की जरूरत होगी। आप जब करेज देखोगे कि यार नहीं यार ये बहुत साहसी व्यक्ति है, जॉय देखोगे, नहीं हर्ष है, इसमें हर्ष है, खुशी है, आप देखोगे दोस्तों ये पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है ये पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। अब पॉजिटिव साइन लेकर आ रहा तो क्या होगा? मेडिसिन आपका। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको जितने भी फ्लावर प्लांट होंगे, जितने भी आप वहां पर फ्लावर पॉइंट के लेवल पर जाओगे, इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पर जाओगे, आप देखोगे ये सब पॉजिटिव है, यानी वहां पर इनमें सारा इलेक्ट्रिक गुण है। लेकिन जब कैरेक्टर पे जाओगे, प्लांट के कैरेक्टर पे जाओगे, तो आप देखोगे उसमें 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव और 1 न्यूट्रल है दोस्तों। ठीक है, REB पॉजिटिव, YG नेगेटिव और WE न्यूट्रल है दोस्तों। तो कोई भी व्यक्ति यदि संदेह, निराशा और अनिश्चितता के चंगल में फंस जाता है दोस्तों, तो आप वहां पर जितनी भी रेमेडी का सिलेक्शन करोगे, डिमांड करोगे, वो किस प्रकार से होगा? आपको वहां पर मेंटल सपोर्ट की जरूरत होगी। ठीक है, उस व्यक्ति को मेंटल सपोर्ट करना, यानी उसके ब्रेन के लेवल को कंट्रोल करना, उनके मेंटल साइकोलॉजी को कंट्रोल करना, उसकी जो आशा है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो होप है, उसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडी के लेवल पर जाओगे दोस्तों, तो आपको एक मेडिसिन मिलेगी A3 में, एविना सेटावा। ठीक है, एविना सेटावा वो बिल्कुल यही काम करती है, इन तमाम कैरेक्टर को अकेले एविना सेटावा कंट्रोल करती है। और इसी को अगर आप सपोर्ट करते हो तो दूसरी मेडिसिन निकल के आती है WE। इसी प्रकार के दोस्तों वहां पर जो जेनेसिया स्कोपेरिया मिला हुआ है WE में, वो इसी प्रकार के साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिव करता है। इसीलिए जब आप इस प्रकार के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तब आपको याद रखना है A3 और WE। जब आप A3 और WE का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे जितने भी नेगेटिविटी के लेवल पर जो आते हैं उनको बहुत इजीली आप कवर करते हो दोस्तों। याद रखिएगा इस बात को। अब जब जनरल टॉनिक का फार्मूला बताऊंगा, तो जब आपको मेंटल इंसैनिटी और किसी भी प्रकार का इंसोम्निया, ये जो कैरेक्टर बताऊंगा ब्रेन के लेवल पर, तो आपको समझ में आना चाहिए 100% कि ये मेंटल वर्क पे हम काम कर रहे हैं। इसीलिए आप जब किसी भी व्यक्ति को ट्रीट करोगे, 2 कारण पे काम करोगे, एक मेंटल और एक फिजिकल। ये दोनों कारण आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में कवर अप होता है, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी मेडिसिन जब आप दोगे वो पॉजिटिव में दोगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर देगी, यानी नेगेटिव में पॉजिटिव का कैरेक्टर दे रहे हो। लेकिन आप जब देख रहे हो कि ये पॉजिटिव कैरेक्टर है, आपको उसको नेगेटिविटी में जाना है, तो नेगेटिव मेडिसिन दोगे, जब नर्वाइन होकर वो काम करेगी दोस्तों। अर्थात सिंपल सी एक वर्ड में समझिए, कोई भी व्यक्ति जब बीमार है, उसकी जो साइकोलॉजी है उसका अध्ययन कीजिए आप। ठीक है, उसको डायरेक्टली डायग्नोस कीजिए कि प्रॉब्लम कहां पर है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए यहां पर कुछ एग्जांपल है, किसी व्यक्ति के साइकोलॉजी को समझ सकते हो मेंटल और उसके प्लांट्स और उसकी सुटेबल ईच रेमेडी के कंपैरिजन के माध्यम से आप समझ सकते हो दोस्तों। इसीलिए जब आप टेबल प्रैक्टिस में बात करते हो ना, तो आपको बहुत सारी कंपैरेटिविटी देखने को मिलती है। और जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ रेमेडीज के लेवल पर मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। यानी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है दोस्तों ह्यूमन माइंड के बारे में कि ये केवल एक मैटर होता है दोस्तों जो माइंड को सेटअप करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी दैनिक बायोलॉजिकल क्लॉक, दैनिक दिनचर्या क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, इसी के ऊपर आपका माइंड निर्भर करता है।
ठीक है, लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो बेकार आदमी है, ये बेकार परिवार है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, इसका मतलब वो खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। अगर वो अकॉर्डिंग कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर ले तो वो परिवार ही उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट कर जाएगा। हर समय में परिवार गड़बड़ नहीं होता, कभी कभी हम भी गड़बड़ होता है, कभी कभी हम अच्छे होते हैं, परिवार गड़बड़ होता है। तो दोस्तों दोनों तरह से व्यवहार बनेगा, तब आपके माइंड के ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस कहता है 70% जो डिसीजेज होती है दोस्तों, वो आपके थिंकिंग लेवल के अनुसार अटैक करती है। आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आप अगर सही सोच रहे हो ठीक है, लेकिन आप अगर वहां पर कहीं ना कहीं डिफेक्टिव सोच कर रहे हो दोस्तों, तो आप मान के चलिए वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। और यही कारण है, मेरा बताने का मकसद ये है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की आप प्लांट स्टडी करोगे तो आपको पता है मैंने आपको क्या बताया, यही साइकोलॉजिकल उस प्लांट के लेवल पर देखने को मिलता है। यानी एक स्वस्थ ह्यूमन बींग्स पर आप जब मेडिसिन का प्रिपरेशन, भाई आप मेडिकल साइंस की बात करोगे तो मेडिकल साइंस तो चूहे बिल्ली खरगोश सब पे प्रोटोकॉल का वहां पर रिजल्ट देखता है और उसके बाद आपको वहां पर प्रूवन करता है। आप कैसे करोगे प्रूफ दोस्तों? हमारे पास तो बिल्कुल विष रहित टॉक्सिन रहित प्लांट्स हैं, उनका स्पेसिफिक बायो एनर्जी हम लोग उपयोग करते हैं और बायो एनर्जी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो जब साइड इफेक्ट नहीं होता तो फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम प्रूव कर सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने के लिए आपके पास स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्थिरता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास रिकरेंट नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अपडेटेड नॉलेज होना चाहिए, आपके पास किसी व्यक्ति के शरीर पे आप काम कर रहे हो तो उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी की बेसिक स्टडी होना चाहिए दोस्तों। बाकी साइंस, पीडियट्रिशियन है, गायनिक है, ऑब्स्ट्रिक है, ये एक अलग साइंस है। उनकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप किसी स्पेसिफिक डिसीज पे कास्ट करोगे दोस्तों। लेकिन वो सारी चीज आप जब प्रैक्टिस आप मेडिसिन में पढ़ते हो, सारी चीज का कंक्लूजन वहां पर हो जाता है जो हमने साइंस में लिया। इसीलिए हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी को साइंस करके वहां पर जब आपके पर डे वन मेडिसिन डिसीज का डिस्क्रिप्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दोस्तों पूरी डिसीज को फॉलोअप में रखा है। और यही कारण है दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस की बात करोगे तो आपको वहां पर बहुत ही बेसिक चीज समझ में आएगी दोस्तों, और वही बेसिक चीज आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी दोस्तों। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीज। ठीक है, जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीज को कहते हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार ये तो क्या बवाल है। अरे दोस्तों बहुत इजी है, आपको समझने की जरूरत है। साइकोलॉजी अगर आपने समझ ली, जो मैंने आपको बताया, आपने मेंटल सिम्टम समझ लिए, तो आपके लिए बहुत इजी है। आप वैसे चुटकी बजाते सीख सकते हो। कैसे दोस्तों? आप समझो, जब भी मॉडर्न साइंस का लेवल होता है तो हमने मॉडर्न साइंस से उसको सारी चीज अडॉप्ट किया। हमने एक्यूट डिसीज अडॉप्ट की, सब एक्यूट डिसीज अडॉप्ट की, क्रॉनिक डिसीज अडॉप्ट की, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने हमारा सिद्धांत बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो अभी तक जितने भी साइंस आपने पढ़े होंगे, सारे साइंस में एक डिफरेंट साइंस को लेवल को लेकर आता है। वो साइंस क्या है दोस्तों? वो साइंस ये है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी लॉ ऑफ नेचर के अनुसार जब वहां पर आपने डिसीज को देखा तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिसीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव डिसीज, एक नेगेटिव डिसीज। ठीक है, हमने एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक को भी अडॉप्ट किया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो बात का मैटर है। लेकिन सबसे पहली चीज है, हमने डायरेक्टली ऑर्गन के काम करने के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्क्राइब किया दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव डिसीज की। ठीक है, नेगेटिव डिसीज और पॉजिटिव डिसीज दो वर्ड में समझने का काम करते हैं। जब भी कोई ऑर्गन जरूरत से ज्यादा वर्क कर रहा होता है वो पॉजिटिव कहलाता है, यानी पॉजिटिव डिसीज। जब भी कोई ऑर्गन जरूरत से कम कर रहा होता है वो कहलाता है नेगेटिव डिसीज। ठीक है, तो आपको दोनों चीज क्लियरली समझ में आ रहा है। एक ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा पॉजिटिव, एक ऑर्गन कम काम कर रहा नेगेटिव। तो आप कैसे जानोगे दोस्तों उसको? टेबल प्रैक्टिस में मॉडर्न तरीके से कैसे जानोगे? सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए दोस्तों कि नेगेटिविटी क्या होती है, ताकि पॉजिटिव साइंस आपको बहुत इजी समझ में आएंगे दोस्तों। जब आप हमारे शरीर के ऑर्गन की बात करते हो, वो आवश्यकता से अधिक काम कर रहा है, तो आप उसको टेबल प्रैक्टिस में कैसे समझोगे कि ऑर्गन आवश्यकता से अधिक काम कर रहा है दोस्तों? ठीक है, ठीक है, वो पॉजिटिव। लेकिन जो काम आवश्यकता से कम कर रहा है तो नेगेटिव। तो हम सबसे पहले नेगेटिव डिसीज की बात करते हैं कि भाई ये ऑर्गन आवश्यकता से कम काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण देखिए आप दोस्तों, किसी को स्मेल
ठीक है, या सुगंध जिसको बोलते हैं तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। ठीक है, आप कोरोना में देखा था आपने, ये क्या चीज थी दोस्तों, नेगेटिव। हमने क्या करा था, C3RE C3Y को D4 में RS बना के स्मेल करा दिया था। हमारे डॉक्टर सुरेश गांधी ने अभी एक रिसेंट में एक पेशेंट को जिसको कोरोना हुआ था और पिछले 1.5 साल से उसको किसी भी प्रकार से स्मेल नहीं आ रही थी, 1.5 साल हो गया था दोस्तों, बिल्कुल मतलब नेगेटिव कंडीशंस हो गई थी। इसीलिए वहां पर उन्होंने ओनली C3Y को D4 में एक्सटर्नल मतलब स्मेल कराकर इमीडिएट रिजल्ट लिया था दोस्तों। तो आपको पता है वाई क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जब यहाँ पर खास तौर से आप इस चीज को समझेंगे, उन्होंने पहले C3RE दिया, C3RE से उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि ये गंध नहीं आ रही, ये नेगेटिव डिसीज है, यहाँ पर पॉजिटिव मेडिसिन की जरूरत है। उन्होंने C3RE को दिया पहले, और C3RE देने से और ज्यादा इरिटेशन हो गया, वहां पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने देखा कि नहीं यार, इसको जो प्रॉब्लम है किसी नर्वाइन इनेबिलिटी के कारण है। ये नहीं, यहाँ पर उन्होंने देखा कि ऑर्गन नेगेटिव काम नहीं कर रहा, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, इसलिए उन्होंने सीधा C3Y दिया, 24 घंटे के अंदर पेशेंट को स्मेल वापस आ गया। 1.5 साल पुराना केस 24 घंटे में आ गया। तो वहां पर हमको देखना पड़ेगा कारण क्या है। ठीक है, तो ये कारण था दोस्तों कि कहीं पर भी आपको अगर सिंगल कोई व्यक्ति सिंपली कहता है कि साहब मुझे गंध या सुगंध नहीं आ रही है, ठीक है, आप C3RE को स्मेल करने को दे दो D4 में, है ना, 5 ड्रॉप एक कॉटन पे डालकर RS बेस होना चाहिए, स्मेल करा दो। 24 से 48 घंटे के अंदर वो बोलेगा कि मुझे गंध भी आ गई, मुझे सुगंध भी आ गई। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है। और यही कारण है जब आप इसको कोई भी कोल्ड कोराइजा के लेवल पर आप स्मेल कराने को देते हो P1 P2 P3 P4 के साथ में, B या RE के साथ में, ठीक है, आप देखो रिजल्ट कितनी बेहतरीन मिलता है। आप C1RE के साथ में देते हो तो ब्रेन की तरफ जाता है, आप C2RE के साथ में देते हो तो म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, आप C1 C2W के साथ देते हो तो पूरे ब्रेन के साइकोलॉजिकल फंक्शन, ब्रेन के जितने भी सेंसरी और मोटर फंक्शन होते हैं, दोनों का बैलेंस हो जाता है, क्योंकि W न्यूट्रल रेमेडी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे आप जनरेशन कर सकते हो। 24 घंटे में आप किसी का प्रोटोकॉल बेस्ट आप कर सकते हो। किसी को हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, क्रॉनिक हेडेक होता है, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने कंटिन्यू W का D4 5-5 बूंद RS में बना हुआ स्मेल करने को दे दो, और बाकी के मेडिसिन आप दे दो, आप देखोगे रिजल्ट दोस्तों कभी भी फेल नहीं होगा। माइग्रेन जो 10 साल 20 साल 25 साल पुराना होता है, हमारे ग्रुप में कई ऐसे मास्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने कई थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेन और हेडेक के पेशेंट को इसी स्मेल थेरेपी के माध्यम से ठीक कर दिया दोस्तों। ठीक है, कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो कान में डिफनेस लेकर आते हैं, बहरापन लेकर आते हैं दोस्तों, जिनको सुनाई नहीं देता। ये क्या है, दिस इज द केस ऑफ नेगेटिविटी, अर्थात नेगेटिव डिसीज है दोस्तों। ठीक है, आप कैसे कवर करोगे दोस्तों, यही बहुत बढ़िया साइंस है दोस्तों। आप केवल S1 L1 A3 F1 W को सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिएगा, डिफनेस की जो प्रॉब्लम होती है न्यूट्रलाइज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको लगता है किसी प्रकार ओटोरिया वगैरह के कारण हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर नर्वाइन वीकनेस के कारण होता है, इससे मेडिसिन नहीं है, इसके साथ S5C5 करके भी दे सकते हो आप। ये मेडिसिन का प्रोटोकॉल होता है, आप डीफनेस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो दोस्तों, लेकिन हमको देना न्यूट्रल या पॉजिटिव में होगा दोस्तों। कई बार ऐसे कंडीशन होते हैं दोस्तों, आप देखते हो, आप बोलते हो कि साहब जैसे मॉडर्न साइंस बोलता है आपका हार्ट 30% काम कर रहा, आपका हार्ट 50% काम कर रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट का जो फंक्शन होता है स्लो हो गया, कम चल रहा है। अब कारण क्या है, कारण या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, ब्लड बहुत मोटा हो चुका होगा और हार्ट में इतनी ताकत नहीं है कि फोर्स कर दे उसको, ये हो सकता है। दूसरा, हार्ट में स्वयं में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, जो बोलते हैं डॉक्टर्स जो एंजियोग्राफी कराते हैं, इको कराते हैं, बोलते हैं कि साहब आपको इतना % ब्लॉकेज है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर ट्रीटमेंट करते हैं, बोले आपको यहाँ पर स्टंट डलेगा। अरे भाई आपके पास A3 है ना, आप ऐसे केसेस में केवल A3 को D2 में आप 10 ड्रॉप दिन में 4 to 6 टाइम चला दीजिए। ठीक है, अगर आप चलाते हो और ब्लॉकेज भी होगा तो निकल जाएगा दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी कोई ऑर्गन कम काम करता है पॉजिटिव मेडिसिन दे दीजिएगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल बढ़िया। आंखों में कम दिखाई दे रहा, ये क्या है, आंखों में कम दिखाई देना नेगेटिव डिजीज है। याद रखिएगा, मायोपिया डिप्लोपिया जो कंडीशंस होती है, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष, ये नेगेटिव है। और नेगेटिव में क्या करोगे आप
आंखों से कम दिखाई दे रहा है, या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल डोज आप वहां पर देंगे और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप टेबल प्रैक्टिस की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब आप देखते हो बॉडी में किसी भी ऑर्गन के कार्य करने की क्षमता घट गई हो दोस्तों, तो आप कैसे डिक्टेट करोगे? मान लो आपको स्लो डाइजेशन हो रहा है, आपको इनडाइजेशन हो रहा है, क्या करोगे दोस्तों आप? ठीक है, अब अंगों में अगर कार्य करने की क्षमता घट गई है, स्लो डाइजेशन हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव या न्यूट्रल डोज देना है। अगर पॉजिटिव देते हो तो इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि बॉडी में कई ऑर्गन पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कई ऑर्गन नेगेटिव काम कर रहे हैं। अब इनके बीच में अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो क्या होगा दोस्तों? जो नेगेटिव कर रहा है वो तो ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव काम कर रहा था उसका काम बढ़ा दिया आपने, इसीलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं नेगेटिव है तो पहले न्यूट्रल डोज दो, उसको न्यूट्रल करो, हाइपर और हाइपो फंक्शन को बैलेंस कर दो। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर साइंस में, इलेक्ट्रोमैथ में D5, जब आपको क्लियरली समझ में नहीं आती डिसीज तो D5 या सेकंड डायल्यूशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे वहां पर बैलेंस होता है, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इसको नेगेटिव D6 में जाना है या सेकंड डायल्यूशन पे फर्स्ट में आना है। दोनों कंडीशन अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर आपको देखने को मिलती है, और बहुत इजीली आपका टेबल प्रैक्टिस कंट्रोल हो जाता है। कई बार आप देखते हो दोस्तों, ठीक है, कई बार देखते हो गिर गए, पेशेंट गिर गया, बोलता है यार मैं तो गिर जाता मेरी हड्डी टूट जाती है। ठीक है, आप देखो हो क्या रहा है, वहां पर ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। काम क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना। आप क्या करोगे? पॉजिटिव दो। आप जैसे ही पॉजिटिव देते हो दोस्तों, तो आपको क्या करना है? इस प्रकार के तमाम केसेस में जब पॉजिटिव मेडिसिन देते हो दोस्तों, अर्थात 1 गोली से 10 गोली तक या 10 गोली से 1000 गोली तक भी जब आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिस्कस करते हो, तो आपको वहां पर देखना है। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट डायल्यूशन और सेकंड डायल्यूशन, ये दोनों मेडिसिन आपको देना चाहिए। और ज्यादातर केसेस में जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो ना दोस्तों, तो आपको कुछ पॉजिटिव रेमेडीज में बताता हूं, जो अगर आपने D3 या D4 में भी सिलेक्ट करी तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव वर्क करती है दोस्तों। आरी, आरी हर नेगेटिव वर्क को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। A1 तुरंत ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, तुरंत उसको वर्क करने का काम कराती है। S1, S1 इज यूनिवर्सल रेमेडी, 90% केसेस अकेले कवर करती है। इसीलिए S1A1 RE का जो कॉम्बिनेशन है वो हर प्रकार के प्रोटोकॉल को जनरेट करता है। S2, S5, S10 ये सब पॉजिटिव है, तुरंत दिया तुरंत काम किया। P1, P2, P3 ये जितनी मेडिसिन मैंने बताई ये पॉजिटिव मेडिसिन हैं, और पॉजिटिव मेडिसिन होने के कारण हर नेगेटिव केसेस में बहुत ब्रिलियंट रोल अदा करती है दोस्तों। इसको अपने माइंड में बसा लीजिएगा आप। जब माइंड में बसा लोगे तब टेबल प्रैक्टिस आपकी 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा नेगेटिविटी को। अब इसकी बात बताता हूं पॉजिटिव, इसके बाद मैं आपको डिसीजेस बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि नेगेटिव पॉजिटिव का सिद्धांत क्यों लिया गया और इसका बेसिक साइंस क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसका। तो दोस्तों जब आप पॉजिटिव डिसीज की बात करते हो तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वे रोग जिनका हमारे शरीर के ऑर्गन में जरूरत से ज्यादा काम हो रहा है दोस्तों, वो रोग पॉजिटिव डिसीज कहलाते हैं। कैसे दोस्तों? सिंपल सा, वहां हमने देखा डीफनेस हो रही थी, लेकिन यहां हम देखेंगे कान में डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनाई पड़ रहा। ठीक है, गाउट देख लो, ठीक है, गठिया या कोई रोग जो अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं, ये सब पॉजिटिव डिसीज होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? कंजेशन हो रहा है भाई वहां, अब कंजेशन को दूर करना है तो नेगेटिव जाना ही पड़ेगा आपको। इसलिए यहां पर ये प्रोटोकॉल आपको टेबल प्रैक्टिस में, आपके टेबल प्रैक्टिस में ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। कई बार आप देखते हो ल्यूकोरिया हो रहा है, ल्यूकोरिया हो रहा है मतलब भाई ल्यूकोरिया तो एज ए बेसिक प्रोटेक्टर साइन है, यानी जो ल्यूकोरिया होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है? आपके विजाइना के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है हाईली एसिडिक कंटेंट में, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस वहां पर पनपे नहीं। लेकिन अगर किसी प्रकार से वहां पर आप पानी कम पीते हो, किसी प्रकार का वहां गंदगी रखते हो, साफ सफाई नहीं रखते हो, उस कंडीशन में क्या होता है? वहां का पीएच प्रभावित होता है, और पीएच प्रभावित होता है तो बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और वही ल्यूकोरिया के रूप में सामने आता है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखो तेज फीवर हो जाना आपको, ठीक है, यानी शरीर पर तेज फीवर आ जाना, ज्वर आ जाना आपको, ये क्या है? ये पॉजिटिव साइन है। आप क्या दोगे? नेगेटिव मेडिसिन। तो दोस्तों यहां पर आपका जब पॉजिटिव डिसीज काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको यहां पर नेगेटिव मेडिसिन देना पड़ेगा। यानी जो लोग केवल 1-9 से प्रैक्टिस करके D4, D5, D6 में पूरा प्रोटोकॉल कंप्लीट कर देते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं, उनके लिए D6। लेकिन जो लोग 147 से या 19 से 10th डायल्यूशन जाते हैं, उनके लिए यहां पर D6 से लगाकर D10 तक का रूल नजर आता है।
आप D10 देते हो या 10th डायल्यूशन देते हो 147 से, 24 घंटे में फीवर डाउन हो जाता है, 24 घंटे में ल्यूकोरिया में चेंजेस आना शुरू हो जाता है दोस्तों। ये टिपिकल बातें हैं, जब आप टेबल प्रैक्टिस में प्रूव करेंगे अपने आप आपको समझ में आएगा दोस्तों। कई बार आप देखते हो पल्स बहुत स्लो चल रही है, वो नेगेटिविटी में आता है, लेकिन पल्स कई बार देखो बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है, ओबेसिटी है आपको, ये क्या है, ये पॉजिटिव रोग है दोस्तों। ठीक है, शरीर पर आप देखो तेज ज्वर आ गया, वहां पर आप देखो उस फीवर के साथ में आपकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा, ठीक है, रिकरेंट पेन हो रहा, बहुत सीवियर पेन हो रहा, दिस इज अ पॉजिटिव केस। आप क्या दोगे, नेगेटिव मेडिसिन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप 3rd डायल्यूशन, 5th डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन देते हो, आपका पेशेंट रिकवर हो जाता है। कहीं पर भी पेन हो रहा है, आप गलती से भी पेन में पॉजिटिव मेडिसिन मत दे बैठना दोस्तों। अगर आपने पॉजिटिव में पॉजिटिव मेडिसिन दे दिया, एग्रावेशन हो जाएगा, आपका दर्द बढ़ जाएगा। और कई केसेस में हमको देखने को मिला है जो कंक्लूजन बताता है कि डॉक्टर्स अपने एबिलिटी यानी अपने माइंड का उपयोग नहीं करता, वो केवल कॉपी पेस्ट करता, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल खेलने का काम करता है दोस्तों। कई बार आप देखोगे हार्ट कम काम कर रहा है, आपने वहां पर A3RE दे दिया, ठीक है, लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा काम कर रहा है वहां दे दोगे तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर जब हार्ट बहुत तेज चल रहा है, धड़कन सुनाई दे रही है, नाड़ी यानी पल्स देख रहे हो बहुत तेजी से भाग रही है, बहुत तेजी से धड़क रही है, आप वहां पर A3, C5, W और B का कंप्रेस केवल हार्ट पे करा दीजिए, आप देखेंगे रिजल्ट मिल जाएगा। और यही मेडिसिन को नेगेटिव में दे दीजिए आप, यानी आप 5th या 10th डायल्यूशन के लेवल पर दे दीजिए, आप देखेंगे हार्ट जो तेजी से धड़क रहा था बिल्कुल नेगेटिव हो गया, यानी कि न्यूट्रल हो गया, वहां पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी इन प्रकार के जितने भी केसेस आप देखते हो दोस्तों, तो यहां पर जब इन केसेस को देखते हो तो आपको डायल्यूशन 3rd डायल्यूशन से 10,000 डायल्यूशन तक आप नेगेटिव देकर इसका रिजल्ट ले सकते हो दोस्तों। जो 1-9 प्रैक्टिस करता है वो 10th डायल्यूशन तक डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। जो 147 से काम करता है उसका तो अथाह सागर है, वो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर काम कर सकता है, उसके रिजल्ट उससे ऑथेंटिक मिलेंगे और फास्ट मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए याद रखिएगा, कई बार जब डायल्यूशन की बात की जाती है तो डायल्यूशन थेरेपी में बहुत डिफरेंस करते हैं लोग, वो एक ही डायल्यूशन को चलाया करते हैं, लेकिन अब मैं हमेशा कहूंगा दोस्तों, डायल्यूशन को हमेशा रिजल्ट मिलने के बाद घटाते जाना चाहिए। मान लो आपने कहा नहीं बहुत सीरियस कंडीशन है, आपने वहां पर 1000, 10,000, 5,000 या 200 दिया, तो ठीक है 2-4-5 डोज दे दो, जो डिसीज फैली हुई होगी रुक जाएगी, जो कंडीशन वर्स्ट हो रही है वो रुक जाएगी, उसके बाद आप डायल्यूशन को नेगेटिव करते चले, मतलब पॉजिटिव की तरफ करते चले जाओ। यानी 200 दिया 100 दे दो, 100 दिया उसको 30 दे दो, 30 दिया 10th दे दो, 5th दे दो, 3rd दे दो, 2nd 1st देकर ग्लोबस दे दो, आपका पेशेंट कवर हो जाएगा। ये पूरी टेक्निक होती है इलेक्ट्रोमेपैथ सिस्टम की दोस्तों। कई बार आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हमारे पास न्यूट्रल मेडिसिन है WE, आप 5 ड्रॉप दिन में 3 बार किसी भी डिसीज में, जब कोई डिसीज समझ में नहीं आती है, देर है भगवान के पास लेकिन अंधेर नहीं है, वैसे ही WE के पास है, देर है पर अंधेर नहीं है दोस्तों। WE देने से 5-5 ड्रॉप 3 बार देने से आप देखेंगे कि पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है दोस्तों, 100% ठीक हो जाता है। ठीक है, कई बार जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज होती है हमें समझ में नहीं आती, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, तो दोस्तों 3 प्रोटोकॉल आपको बता रहा हूं, 3 मेडिसिन बता रहा हूं जो 3rd डायल्यूशन में मिक्सचर बना के दे दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई भी कैरेक्टर, कोई बात नहीं, आप वहां पर दोस्तों A1, S1, F1 को 3rd डायल्यूशन में मिक्स करें दोस्तों, S1, A1, F1 मिक्सचर में दें, 3rd डायल्यूशन में दें, मिक्स करके 10-10 ड्रॉप 3 to 4 टाइम्स आप दे दीजिए, आपको बहुत ही ऑथेंटिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप बॉडी के स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे 45 पॉइंट्स, जब उन पॉइंट्स पे जाओगे तो 4, 5, 6, 7 ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर RE और Y को आप अल्टरनेट लगा दीजिए, RE पॉजिटिव Y नेगेटिव। आप जब 5, 6, 7 यानी स्टमक रीजन, आप वहां पर 5, 6, 7 को अगर स्टिमुलेट करते हैं, आप देखिए आपके बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वेगस नर्व के माध्यम से स्टिमुलेट होकर आपके पूरे मेजर ऑर्गन, स्टमक, लंग्स, हार्ट, ब्रेन सारा स्टिमुलेट हो जाएगा और आपकी बॉडी की एक्टिविटी को बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, 5, 6, 7, 17 और 18 दोस्तों। ठीक है, तो S1, A1, F1 एक यूनिवर्सल मिक्सचर है जो मैक्सिमम डिसीज में आपको अकॉर्ड कर देगा, क्योंकि A1 से आपने सेंग्वाइन टेम्परामेंट को कवर कर लिया, S1 से आपने लिम्फेटिक टेम्परामेंट को कवर कर लिया, F1 से आपने नर्वाइन टेम्परामेंट को कवर कर लिया, बिलिस टेम्परामेंट को कर लिया, फिर आपको टेंशन नहीं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए याद रखिए, कई बार आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो पेशेंट आता है बोलता है साहब देखो मेरा पेट फूला हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ है,
क्या करोगे आप दोस्तों? केवल एमएमपी ग्लोबुल्स होना आपके पास। एमएमपी ग्लोबुल्स मतलब जो मेन ग्लोबुल्स बनाते हो आप D3 D4 में, उस ग्लोबुल्स को आप C1 और F1 को अल्टरनेट करके चूसने को दे दीजिए। आप एक C1 एक F1, 5-5 ग्लोबुल्स अल्टरनेट 4 से 6 बार दे दीजिए, 3 दिन का डोज दीजिए, पेट फूलना बंद। ठीक है, ये टेबल प्रैक्टिस की बात है, आप न्यूट्रल कर रहे हो दोस्तों, आपने न्यूट्रल कर दिया, पेशेंट बिल्कुल बढ़िया हो गया। इसीलिए आप जब टेबल प्रैक्टिस की बात करोगे तो आपको बहुत सारे डिसीज देखने को मिलेंगे और उसी डिसीज के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी नजर आएगी। कैसे आएगी दोस्तों? ठीक है, आपको मैं छोटे छोटे उदाहरण देके बता रहा हूं। जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हो, आप देखते हो किसी को दस्त लगता है। ठीक है, दस्त कई प्रकार का होता है, सिंपल दस्त भी लगते हैं। ठीक है, कोई लोग बोलता है कि साहब देखो मुझे खून का खून दस्त में जा रहा, मुझे देखो आव जा रहा, यानी म्यूकस जा रहा है, मेरा स्टूल बहता नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं पुराना दस्त है, मुझे बार बार होता है, मैं सालों से परेशान हूं। अंदर देखो तो घाव ज्यादा हो गए। ठीक है, देखते हैं घाव हो गए और उसके कारण कंटिन्यू रगड़ लगती है, इसके कारण घाव हुआ। तो ये पॉजिटिव रूट है दोस्तों। नेगेटिव मेडिसिन कर दो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, किसी को लार ज्यादा आता है, सलाइवा ज्यादा आता है, आप टेबल प्रैक्टिस में देखते हो क्या है, ये पॉजिटिव डिसीज है। आपको क्या करना है? नेगेटिव मेडिसिन करना है। ठीक है, अब नेगेटिव मेडिसिन कैसी है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कई बार आप देखते हो पेशेंट आकर तुरंत बोलता है साहब मैं तो खाना खाता हूं और मुझे दस्त के लिए भागना पड़ता है। ठीक है, बार बार इंडाइजेशन होता है, बार बार मुझे भूख लगती है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, मैं खाना खाता हूं और दस्त को भागता हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिसीज है दोस्तों। ठीक है, पॉजिटिव डिसीज इन द सेंस इसमें लीवर और इंटेस्टाइन दोनों इन्वॉल्व हो गए। इसीलिए आपको यहाँ पर नेगेटिव मेडिसिन के लेवल पर जाना पड़ेगा दोस्तों। आप कई बार बोलते हो मुझे कमर दर्द हो रहा, बैकएक हो रहा, कई बार बोलते हो नहीं साहब मुझे थकान भी हो रही, कई बार बोलते हो नहीं साहब मुझे तो वीकनेस भी लग रहा है, कई बार बोलते हैं नहीं साहब मुझे तो देखो छोटी छोटी गठाने भी जॉइंट्स पे हो रही है, मुझे गाउट हो गया। ये सब पॉजिटिव डिसीज है, आपको नेगेटिव पे जाना है दोस्तों। ठीक है, न्यूट्रल या नेगेटिव पे जाना है आपको, याद रखिएगा। कई बार पेशेंट आके बोलता है कि साहब देखो मुझे डायरिया हो गया और डायरिया होने के बाद अचानक बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। ठीक है, पेशेंट आके बोलता है देखो साहब मेरे को मेंसेस होते थे लेकिन अभी कुछ ज्यादा जा रहे हैं, वो मेंसेस अधिक होना है, मुझे वीकनेस हो रही है। ठीक है, मुझे देखो लीवर में इन्फ्लामेशन है, लीवर में कहीं ना कहीं खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, ये देखो मुझे चक्कर डेवलप हो रहे, अर्टिकारिया हो रहा। दैट इज ऑल डिसीज आर कॉल्ड पॉजिटिव डिसीज। ठीक है, ये वो सिम्टम्स है जो टेबल प्रैक्टिस में आपके माइंड में फिक्स हो गए कि ये पॉजिटिव है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप मेडिसिन का सिलेक्शन डायरेक्टली कर लोगे दोस्तों। यानी आप ऐसे केसेस में लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हो रहा पॉजिटिव देखेंगे, आपको अर्टिकारिया हो रहा पॉजिटिव देखेंगे, आपको दस्तों के कारण वीकनेस हो रही पॉजिटिव देखेंगे दोस्तों। आपको नेगेटिव मेडिसिन ही करना है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप इसीलिए S10C4W को D6 में दे देते हो, थर्ड डायल्यूशन में दे देते हो, पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई जा रहा, आप पॉजिटिव मेडिसिन देके देख लो, A1 पॉजिटिव देख लो, RE पॉजिटिव देख लो, पेशेंट सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट में एंजाइना का पेन हो रहा हो, आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है दोस्तों, या तो न्यूट्रल या नेगेटिव मेडिसिन देना है। याद रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट पर पेन हो रहा हो, तब आपको ये पॉजिटिव केस होते हैं, इन पॉजिटिव केस में आपको सीधा नेगेटिव मेडिसिन देना। अब इसी प्रकार कई बार आपके पास पेशेंट आकर बैठता है, आप देखते हो उसकी धड़कन धड़ 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 करके बज रही है, यानी हार्ट में पल्पिटेशन हो रहा है, धड़कन बहुत तेज हो गई। आप क्या करोगे? आप नेगेटिव डोज दो दोस्तों। आप जैसे ही नेगेटिव डोज देते हो पेशेंट ठीक हो जाता है। अब आपको ये डिपेंड करना पड़ता है कि भाई धड़कन बढ़ किस रही है, किस कारण से रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना है। ये डिसीज का लेवल है, हार्ट के पल्पिटेशन में, मरमर के लेवल पर आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। इसीलिए आपको कई रोग ऐसे टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं जिनको देखकर आप डायरेक्टली बोल देते हो नहीं साहब ये मेडिसिन जो है ये पॉजिटिव डिसीज है, इसमें नेगेटिव लगेगी। जैसे चिकन पॉक्स अगर आपको देखने को मिला, किसी को हिमेचूरिया देखने को मिला, ठीक है, किसी को सोरियासिस देखने को मिला, किसी को बाइल कोलिक देखने को मिला, किसी को रीनल कोलिक देखने को मिला, किसी को अस्थमा देखने को मिला, किसी को ग्लूकोमा देखने को मिला, किसी को फीवर, हाई फीवर देखने को मिला, किसी को ब्लड मतलब किसी को ब्लीडिंग बहुत तेजी से मिल रही है दोस्तों, किसी को फिस्टुला मिल रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को इंसोम्निया हो रहा है, किसी को अपेंडिसाइटिस हो रहा है, किसी को स्प्लिनोमेगाली यानी स्प्लिन का स्वेलिंग हो रहा है, किसी को मेलिना हो रहा है यानी दस्त में ब्लड जा रहा है दोस्तों, किसी को तेज चक्कर आ रहा है, बहुत ज्यादा तेज फीवर आ रहा है। आप क्या करोगे दोस्तों? ठीक है,
तो वहां पर आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। यानी कई बार बोल रहा है पेशेंट, साहब मुझे तो बिस्तर में सोते समय पेशाब हो जाती है। आप देखोगे स्किन के ऊपर बड़े बड़े काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, खूनी धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सब पॉजिटिव। हाइपरमिया ऑफ कैपिलरीज हो रहा है, ये सब पॉजिटिव डिसीज है। नाइट पोल्यूशन हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव डिसीज। नाइट पोल्यूशन में S10 का 1000 सिंगल मेडिसिन देखकर देखिएगा, आपको अमृत दिखेगा, चमत्कार दिखेगा दोस्तों। कई बार ओबेसिटी होती है, ये पॉजिटिव डिसीज है दोस्तों। किसी को स्पूटम कफ बहुत ज्यादा निकल रहा है, ये पॉजिटिव डिसीज होती है। कई बार डिस्निया होता है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, लेकिन ये पॉजिटिव डिसीज होती है। हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव मेडिसिन देना है, और जैसे ही आप नेगेटिव मेडिसिन देते हो आपका पेशेंट ठीक हो जाता है दोस्तों। यानी आपको सिंपल से याद रखना है दोस्तों, जितना भी मेडिसिन आप दोगे वो पॉजिटिव होगा दोस्तों। यानी गोलियां अगर आप दोगे ना, तो अगर बहुत सारे एमएमपी ग्लोबल्स की प्रैक्टिस करते हैं मेडिथेरेपी से, वो केवल न्यूट्रिशन बेस्ड काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। जब गोलियों की बात करते हैं तो गोलियां जो होता है ना, न्यूट्रिशन काम करती है। यानी आप किसी भी मेडिसिन को पॉजिटिव लेवल पर दोगे, उस ऑर्गन के लेवल पर न्यूट्रिशन का काम करेगा, उसके हाइपर और हाइपो फंक्शन को बैलेंस नहीं करेगा, वो केवल न्यूट्रिशन का काम करेगा, उस ऑर्गन में लड़ने की ताकत डालेगा। उसमें जितना भी डिजनरेशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए जितना न्यूट्रिशन चाहिए था ठीक होने के लिए, वो प्रोवाइड करेगा दोस्तों। इसीलिए जब आप पॉजिटिव रोग की बात करते हो कि इसमें कोई पॉजिटिविटी आ गई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपको नेगेटिव डोज देना है। अब जब नेगेटिविटी आ गई है, वहां पर आपको पॉजिटिव डोज देना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आर पॉजिटिव मेडिसिन है, वाई नेगेटिव मेडिसिन है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव पॉजिटिव मेडिसिन है, जी नेगेटिव मेडिसिन है दोस्तों, और डब्ल्यू न्यूट्रल मेडिसिन है। इसीलिए जब आप किसी टेबल प्रैक्टिस की बात करोगे, इलेक्ट्रोमैथ के बिहेवियर पर बात करोगे दोस्तों, तो आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है, एक गोली से लेकर 1000 गोली तक पॉजिटिव डोज आता है दोस्तों। इस दवा से अगर आपने पॉजिटिविटी दे दी दोस्तों, तो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होकर, याद रखिएगा, अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम। दो तराजू के पलड़े होते हैं, हार्मोन्स केवल ग्रोथ कराने का काम करता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट का काम करता है। हमारी बॉडी में हाइपर फंक्शन होगा या हाइपो फंक्शन होगा, ये नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए याद रखिएगा, जब आप एक गोली से 1000 गोली तक पॉजिटिव में देते हो दोस्तों, आप नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहे होते हो दोस्तों, जो लिम्फेटिक सिस्टम और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से तेज कर देगा। इसलिए जब आप पॉजिटिव में पॉजिटिव मेडिसिन दे दोगे, बहुत डेंजरसली काम करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि केवल वो ऑर्गन तक काम करेगा, और उस ऑर्गन के नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करेगा दोस्तों, याद रखिए। उस ऑर्गन में जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन होता है, उस लेवल पर जाकर लोकल ऑर्गन के लेवल पर काम करेगा। इसीलिए दोस्तों पॉजिटिव में उस ऑर्गन का काम बढ़ जाएगा जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इसलिए आपको कभी भी पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं देना। उस मेडिसिन को आप नेगेटिव करके दोगे, वो टोटल नर्वाइन हो जाएगी, पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, और नर्वाइन लेवल पर दोस्तों जो डिसीज इतनी सी से इतनी फैल चुकी थी, उसको फिर अपने लेवल पर लाएगी। इसलिए वहां पर नेगेटिविटी में मेडिसिन देने पर उस डिसीज को शार्ट अप कर देगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों किसी भी बॉडी के ऑर्गन में उसके वर्क को तेज करके दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, और बॉडी के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वेस्टेज मटेरियल होते हैं दोस्तों, उनको बॉडी का कोई सा भी पास का रास्ता होता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी प्यूरिफिकेशन का काम करती है, वो भी यहाँ पर प्रूव होता है कि बॉडी के जितने वेस्टेज पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, उनको यूरिन से, स्वेटिंग से या स्टूल के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है दोस्तों। इसीलिए जब आप S1 को देखते हो, S10 को देखते हो, F1 को देखते हो, S5 को देखते हो, RE को देखते हो दोस्तों, ये मेडिसिन ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ती है, और ज्यादा क्वांटिटी में देते हो जब भी पॉजिटिव काम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों कई डिसीजेस होती है जो नेगेटिव डोज के लेवल पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों, और नेगेटिव डिसीज के रूप में देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको नेगेटिव डोज का भी ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। यानी कई बार आपने देखा दोस्तों कि रीनल फेलियर हो रहा, ठीक है, आप देखते हो रीनल फेलियर को, तो रीनल फेलियर में क्या हो रहा, किडनी काम कम कर रही, ठीक है, आप देखो हार्ट काम कम कर रहा है, यानी कोई भी ऑर्गन कम काम कर रहा है, आप सीधे बोलो नेगेटिव डिसीज है, आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप किसी भी नेगेटिव डोज की बात करते हो, तो दोस्तों नेगेटिव डोज कैसे होगा, नेगेटिव डोज होगा 3rd डायल्यूशन से लगाकर 10,000 डायल्यूशन, ये प्योरली नेगेटिव डोज होता है दोस्तों। और ये क्या काम करता है, ये नर्वाइन हो जाता है, और नर्वाइन होकर पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, जब आपकी बॉडी का लिम्फेटिक
और जब ब्लड सर्कुलेशन की जो कोई भी कंडीशन बढ़ी हुई होती है उसको नेगेटिव डोज देकर उस बढ़ी हुई कंडीशन को आप वहां पर रिड्यूस करने का काम करते हो। तो रिड्यूस कैसे होगा दोस्तों? एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक रिलैक्सेशन होता है। तो दोस्तों ये उन ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स को जब सिकुड़ देगा तो काम क्या होगा? आप देखो टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन कम मिलेगा, कम काम होगा और वो धीरे धीरे वहां पर अपनी अवस्था में लौट आता है। उसके बाद आपको मेडिसिन तुरंत चेंज करना पड़ती है। जैसे आप ओबेसिटी में देख लो, ब्लीडिंग में देख लो, ठीक है, आप डायरिया में देख लो, ये सब कंडीशंस पॉजिटिव के लेवल पर आ रही है, आप नेगेटिव डोज दोगे, आप देखो कितनी बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप वहां पर A1 S1 F1 को थर्ड डायल्यूशन में दे दो, W की 5 बूंद 2 बार दे दो, आप देखो रिजल्ट। केवल इस मेडिसिन से देखो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और ये कंडीशन नेगेटिव में करी, आपने नर्वाइन मेडिसिन करी, इसीलिए काज कुछ भी हो उस काज को रिकरेंट करने का काम करता है। इसीलिए आपको जब समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है साहब, आप बताइए क्या करना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 5, 6, 7, 17, 18 पर आरी और वायु को अप्लाई करा दीजिए। 5, 6, 7 चेस्ट पर, 17 और 18 बैक साइड। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट आपकी 50% डिसीजेस आपकी बॉडी के लेवल पर आपको कंट्रोल करना है। ये 5 पॉइंट आपके फोरहेड पर अप्लाई करने, आपके स्पाइनल कॉर्ड पे अप्लाई करने। ये 3 प्रोटोकॉल के माध्यम से आप 50% किसी भी डिसीज को बॉडी से बाहर निकाल के फेंक सकते हो। ये इंपॉर्टेंस है, ये मैं बताऊंगा आगे दोस्तों आपको। जब आप पॉजिटिव ऑर्गन की बात करते हो तो मैठी जी ने तो क्लियर बता दिया कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट पॉजिटिव होते हैं, कुछ पार्ट नेगेटिव होते हैं। दोस्तों मैं आज एक डायग्राम शो करूंगा आप लोगों को, उस डायग्राम को आप स्टडी कीजिएगा, वो डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जब आप टेबल प्रैक्टिस में देखोगे ना, आपकी टेबल प्रैक्टिस 4 गुना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? आपको याद रखना है, हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है और जो बाया ऑर्गन होता है ना, वो पॉजिटिव होता है दोस्तों। वो जो नेगेटिव अंग होता है, आपके नीचे का हिस्सा या दायां अंग जो होता है ना दोस्तों, वो वहां पर नेगेटिव होता है। इसीलिए दोस्तों जब आप राइट साइड की किसी भी प्रकार के कंप्लेंट को देखते हो, नेगेटिव स्थानों पे जाते हो, तो वहां पर दोस्तों नेगेटिव तनाव डेवलप होता है, नेगेटिव होती है। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है, इन टेबल प्रैक्टिस में इसी प्रकार के पूरे माध्यम को आपको जनरेट करना पड़ेगा दोस्तों। और यही कारण है, जब आप किसी भी प्रकार के कंडीशन को क्रिएट करते हो तो आपको याद रखना है कि वहां पर हर प्रकार की कंडीशन को कैसे ट्रीट करना, और उसी ट्रीटमेंट का आधार होता है दोस्तों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डायल्यूशन। ये मैंने एक छोटा सा कंसिडरेशन पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कहा दोस्तों आपको। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का प्रिपरेशन दोस्तों मैं आज आपको एक शॉर्ट टर्म में समझा रहा हूं, कल पूरा डिटेल आपको इसका दूंगा मैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कई रेशियो मौजूद है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट होता है 19 और 147। ठीक है, ये 2 रेशियो हमारे पास बहुत ज्यादा चलते हैं। जब 19 की बात करेंगे दोस्तों, ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन जो लोग इस फार्मूले को यूज करते हैं उन्हें बहुत ही क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडीशन को भी ठीक करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉजिटिव डोज होता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव डोज होता है। इसलिए मैं हमेशा एडॉप्ट करता हूं, जब आपको किसी ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने की जरूरत हो आप 19 का प्रयोग कीजिए। जब आपको 147 देना होता है, जब आपको न्यूट्रिशन के साथ साथ नेगेटिव भी देने की जरूरत होती है, तो 147 देना है दोस्तों। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? और भी कई रेशियो हैं, अपने अपने लेवल पर हर कंपनी अपने अपने रेशियो को बनाती रहती है। आप जिस कंपनी के मेडिसिन यूज करते हो उस कंपनी से पूछिए कि साहब आप हमें बताइए आप कौन सा रेशियो यूज कर रहे हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल प्रैक्टिस में यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसीलिए जब आप 1 का रेशियो यूज करते हो तो 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन प्लस 9 पार्ट व्हीकल। आप व्हीकल आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, व्हीकल में आप DW ले सकते हो, डिस्टिल वाटर, आप RS ले सकते हो। ठीक है, आप डिस्टिल वाटर बेस बनाओगे तो आपको स्ट्रोक मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मेडिसिन आपके पास ज्यादा समय चलेगी नहीं, 3 से 4 महीने में खराब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो 1:9 के रेशियो में जब आप बनाते हो 1:9, ये आप यहाँ पर D4 बना रहे हो, कंपनी आपको क्या दे रही है? D3 दे रही है। ठीक है, यहां पर इस प्रकार। लेकिन जो लोग क्रूड इसेंस यूज करते हैं मैं उनको भी बता देता हूं, जब आप क्रूड इसेंस यूज करते हो दोस्तों, तो क्रूड इसेंस से क्या होता है? ये क्रूड इसेंस आपको मिला, आपने इससे बनाया D1, 1 पार्ट क्रूड इसेंस का, 9 पार्ट आपने यहां पर दोस्तों RS लिया।
इसको आपने 105 स्ट्रोक दिए, ये आपका सीधा D1 बन गया। ठीक है, फिर से D1 का, इस D1 का 1 ml लिया, 9 ml आपने यहां पर RS लिया, इसको 105 स्ट्रोक दिया, ये आपका बन गया D2। इस D2 का 1 ml लिया, 9 ml आपने RS लिया, इसका 105 स्ट्रोक दिया, ये आपका बन गया D3। ठीक है, ये आप घर बना रहे हो, एक बार क्रूड एसेंस ले लिया, सालों साल आपको जरूरत नहीं है मेडिसिन खरीदने की। लेकिन जब D3 आप किसी कंपनी से ले रहे हो, आपको ना वो D1 दे रहा है ना D2 दे रहा है, यानी वो इस D1 D2 से ही आपको हजारों डॉक्टरों को मेडिसिन अवेलेबल करा रहा है, यानी वो कमा रहा है आपसे। ठीक है, आपके पास कोई इनकम नहीं है। आप जब D3 ले रहे हो बहुत कम इनकम है, लेकिन आप क्रूड एसेंस ले रहे हो, इनकम है। आपको D1 ऐसे 10 सेट बनेंगे D1 के, ऐसे D2 के इस एक D1 से 10 सेट बनेंगे, और ऐसे D2 से एक D2 के सेट से यहाँ पर D3 के 10 सेट बनेंगे। इसलिए ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं आप क्रूड एसेंस लो, आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगेंगे, 2 पैसा आपको बचेगा। आप D3 ले रहे हो, 2 महीने के अंदर आपका D3 खत्म, फिर फोन कर रहे हो सर आप D3 भेजिए, ठीक है, फिर पैसा दे रहे हो, ये कंडीशन नहीं करना दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रोमेपैथ में जब D3 बना लिया जाता है तो D3 तक 1:9 को रेशियो तोड़ा जाता है। उसके बाद आप चाहें तो D3 से 1:9 के रेशियो से आगे बढ़ेंगे, हम उसको बोलते हैं डेसिमल स्केल। ठीक है, और होम्योपैथ में एक स्केल होता है 199 जिसको बोलते हैं सेंटीसिमल स्केल। ठीक है, लेकिन हम यहां यूज करते हैं 147, क्योंकि 19 और 199 ये होम्योपैथ की देन है, ये होम्योपैथ की मेडिसिन हैं दोस्तों। होम्योपैथ का फार्मुलेशन ऑफ मेडिसिन फार्मेसी के अंतर्गत। इलेक्ट्रोमेपैथ की बात करें तो 19 और 147 दोनों को इलेक्ट्रोमेपैथ में अडॉप्ट किया गया। जब आप वहां पर 1:9 के रेशियो से डायल्यूशन बना रहे होते हैं दोस्तों, तो आप टेली करिए। यहां पर जब आपके पास D3 अवेलेबल है, आपने 1 पार्ट मेडिसिन, 9 पार्ट आपने डिस्टिल वाटर DW लिया। ठीक है, ये आपने बनाया D4। फिर आपने 1:9 लिया डिस्टिल वाटर, सॉरी यहां पर D1 का आपने 1:9 लिया, यहां पर आपने दोस्तों बनाया D5। यहां पर आपने D5, इस D5 का 1 पार्ट लिया, 9 पार्ट डिस्टिल वाटर का लिया, ये बनाया आपने D6। ठीक है, बहुत सारे लोग केवल D4 D5 D6 तक ही काम करते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं, और इसीलिए सक्सेस उनके पास नहीं है। वो कुछ केसेस के लेवल पर ही काम कर पाते हैं, कुछ केसेस में 25% सक्सेस है दोस्तों उनके, 75% वो ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी साइंस आया, आज आप मॉडर्न साइंस की बात कर लो तो मॉडर्न साइंस में भी रेगुलर वहां पर कहीं ना कहीं अपडेशन होता है। जो थ्योरी 4 साल पहले आई उसको गलत करके नई थ्योरी वहां पर डाल दी जाती है। तो भाई इलेक्ट्रोमेपैथ क्यों पीछा रहे। हम जब 1:9 के रेशियो से D6 तक आए तो भाई कई कारण में नर्वाइन केसेस होते हैं, पैरालाइटिक केसेस होते हैं, वो फेल हो रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में इस D6 का 1 पॉइंट लेकर 9 डिस्टिल वाटर मिलाकर D7 बनाया। यहाँ पर ये D7 का 1 पार्ट लेकर 9 आपको DW लेकर आपने D8 बनाया। यहाँ पर ये D8 का 1.9 लेकर डिस्टिल वाटर मिलाकर आपने D9 बनाया, और ये D9 से 1.9 लेकर DW लेकर आपने D10 बनाया। 1:9 डायल्यूशन से ये D10 बनाने के बाद में, इसके बाद कभी भी मेडिसिन का मॉलिक्यूल आगे पास नहीं होता, क्योंकि D10 के बाद में जो भी मेडिसिन आप प्रिपेयर कर रहे हो वो मेडिसिन का मॉलिक्यूल यहां पर आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि D10 आते आते उसका मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। यानी किसी भी साइंस में D10 तक आप मेडिसिन को प्रूव कर सकते हो, इलेक्ट्रोमेपैथ के साइंस की बात है। उसके बाद में आप केवल एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हो। ठीक है, तो D1 से लगाकर D9 और D10 तक जो होता है दोस्तों, ये D10 तक पूरा प्रोटोकॉल डिस्टिल वाटर थेरेपी में किया जाता है दोस्तों। कुछ लोग डायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं, वो भी मैं कल बताऊंगा, लेकिन सबसे बेसिक साइंस होता है इस प्रकार से बनाना दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। दूसरी बात, अब इसी को टैली करते हैं हम 147 से। जब 147 से बनाते हैं दोस्तों, यानी 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन, 47 पार्ट ऑफ एल्कोहल या डीजल। डीजल मतलब होता है 700 ml आप डिस्टिल वाटर लो, उसमें 100 ml मिला लो आप RS,
ठीक है, इसको मिक्स कर लो, ये डीजल तैयार हो गया। ये कम से कम 3 साल तक खराब नहीं होता। ठीक है, तो जब आप आरएस मिलाते हो, यहाँ डिस्टिल वाटर में कहीं भी स्ट्रोक मारने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आप डाइल्यूट कर रहे हो, घोल रहे हो मेडिसिन को, ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से घोल रहे हो। लेकिन यहां पर जब आपने डिस्टिल वाटर में आरएस मिला लिया, तब आपको डेफिनेटली स्ट्रोक मारने की जरूरत पड़ेगी। और ठीक है, मैं ये चीज को न्यूट्रिशन के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। जब कभी भी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है, यानी एक मेडिसिन है, ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, आप देखते हो ना, एक चम्मच शक्कर है, एक चम्मच नमक को देखते हो, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप एक चम्मच डाल के जगह 4 चम्मच डाल दोगे तो कैसा रहेगा? एकदम खारा हो जाएगा, एकदम मीठा हो जाएगा, जो आपका मुंह घुमा देगा। ठीक है, तो इसीलिए जब इसको तोड़ा जाता है तो इस प्रकार से इनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बनती है, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर फ्रिक्शन होता है, और वही फ्रिक्शन वहां पर एनर्जी को जनरेट करता है, और यही एनर्जी का उपयोग 147 के रेशियो में उपयोग किया जाता है, इसी फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। अर्थात वहां पर पोटेंटाइज किया जाता है, ये डाइल्यूट किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन थेरेपी। ये कहता है पोटेंटाइज थेरेपी, यानी जिसमें 147 के रेशियो से जब स्ट्रोक दिया जाता है, उसको पोटेंटाइज थेरेपी कहा जाता है। और पोटेंटाइज थ्योरी का मतलब होता है आप इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन कर रहे हो, रगड़ पैदा कर रहे हो, और उस रगड़ के कारण जो एनर्जी डेवलप हो रही है, वही एनर्जी आपके लिए आगे आप पेशेंट को दे रहे हो। तो एनर्जी को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिजनरेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यानी एनर्जी एक बार बन गई, वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, उस मेडिसिन में पड़ी रहेगी। जब भी कभी आप नेक्स्ट इसमें उसको जनरेट करना चाहोगे, आपने उसी मेडिसिन को उठाया और उसको स्ट्रोक मार के दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, एनर्जी फिर से जनरेट कर दी और एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई दोस्तों। तो यहाँ पर 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन, 47 पार्ट आपको आरएस लेना है, वहां पर आपने 105 स्ट्रोक देना है। ये आपका फर्स्ट डायल्यूशन बन गया। इस फर्स्ट डायल्यूशन का आपने फिर 1 पार्ट लिया, 47 ml आपने आरएस लिया, ये सेकंड डायल्यूशन बन गया। ये सेकंड डायल्यूशन का आपने 147 रेशियो से फिर मिलाया, अर्थात सेकंड डायल्यूशन का फर्स्ट पार्ट 47, इस प्रकार से थर्ड डायल्यूशन बन गया। इसी तरह से आप कंटिन्यू करके दोस्तों 1000, 5000 और 10,000 तक डायल्यूशन बनाते हो दोस्तों। लेकिन डायल्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी जगह चाहिएगी, बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिएंगे, लेकिन हमारे पास सुविधा है, हम बैक पोटेंसी ले लेते हैं, और बैक पोटेंसी से 9वां ले लिया 10वां बन जाएगा, 29वां ले लिया 30 बन जाएगा, आपने 199 ले लिया तो 200 बन जाएगा, 999 ले लिया आपने 1000 बना लिया। इस प्रकार से प्रोसेस करते हैं दोस्तों, जो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझाना है कि जब 147 का रेशियो बनता है दोस्तों, मैं आपको एक पूरा चार्ट डालने वाला हूं, उस चार्ट की स्टडी कीजिएगा, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कल बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसका पूरा डिटेल, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, कैसे इस डायल्यूशन को चलाना है 19 के रेशियो में और 147 के रेशियो में कैसे मैच कर सकते हैं हम, और उसी मैच को हमको समझने की जरूरत है, वो हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज का छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई क्वेश्चन? सर ये जो बीच में आप साइकोलॉजिकल वाला पढ़ाया था, उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन आया था सर, आवाज रुक गई। मैंने पूरा डिटेल रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डिंग में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे बताऊंगा मैं साइकोलॉजी का। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्ते सर जैसे आपने बोला 119 और 147, हमारे पास 147 से 10th तक बना हुआ है, ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो सर आप मुझे ये बताइए कि हमें कौन सी ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, 147 या 19? सर मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैंने क्लियर बताया, आप उसको माइंड में कीजिए। जब आपको लगता है किसी ऑर्गन में न्यूट्रिशन की जरूरत है, आप 19 का प्रयोग करिए, बहुत ब्रिलियंट काम करेगा। क्योंकि मैंने यही कहा है, इनमें मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्लोज होने के कारण उस ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी डिस्फंक्शन है ना, वहां न्यूट्रिशन जैसे जाएगा तो वो ऑर्गन में लड़ने की ताकत आ जाएगी, वो ऑर्गन ही कवर कर लेगा, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वहां 19 का उपयोग करिए। जैसे किसी को डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, क्या करोगे आप? 147 से दोगे तो वो तो नर्वाइन होकर काम करेगा। ठीक है,
थर्ड डायल्यूशन। लेकिन अगर आपने वहां पर D6 दे दिया, यानी S10C4W को D6 में दिया, तो आप देखो आपने क्या करा, 1:9 के रेशो से पहले D4 बनाया, इस D4 से फिर 1 ml लेकर 1:9 से आपने D5 बनाया, और फिर आपने 1:9 के रेशो से लेकर D6 बनाया। ठीक है, आप देखो आपने क्या करा, 3 ml और 27 ml का रेशियो बना दिया। लेकिन जब आप 147 से बनाओगे फर्स्ट, फिर इस फर्स्ट से 147 लेकर बनाओगे सेकंड, और जब वहां पर 147 से लेकर बनाओगे थर्ड, आपने क्या कर दिया, यानी इस 19 का यहाँ पर आपने केवल 27 ml लिया है, 3 ml और 20, और यहाँ कितना ले रहे हो आप, 1 2 3 ml बराबर 100 कितना हो गया सर, ये 161। आपने 100, आप देखिए ये केवल 27 है, यहाँ पर 161 ml ले लिया, यानी आपने 19 का D4 जो बनाया, D5 बनाया, D6 बनाया, यहाँ पर जब आप 19 का फर्स्ट बना रहे हो ना, ये मतलब D4 बना रहे हो, यहाँ पर सीधा 19 के रेशियो से फिफ्थ बन रहा है। देखिए आप, मैं कल एक चार्ट डालूंगा, उस चार्ट के बाद आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, एक कंफ्यूजन है पिल्स और ड्रॉप्स जी, जैसे पिल्स भी बनाई हुई है मैंने और ड्रॉप्स भी, ठीक है, 149 की रेशियो से भी 10th तक मेरे पास बना है पूरा, बल्कि दोनों बनी हुई, ठीक है। अब आपसे जैसे सीखना शुरू किया है, आप मुझे ये बताइए कि पिल्स कहाँ पर इस्तेमाल करनी होती है और ये ड्रॉप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप कभी भी सर पिल्स और डायल्यूशन, देखिए पिल्स जो होती है डायरेक्टली एडॉप्ट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक है, आपने जैसे उसको पिल्स चूसने को दी, आपको पता होना चाहिए सैलावा में ग्लूकोज नहीं होता, और सैलावरी ग्लैंड को खुद को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब आप ग्लूकोज में डायरेक्ट ग्लूकोज को चूसने को दोगे तो सबलिंगुअल ग्लैंड से तुरंत अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको एमएमपी ग्लोबुल्स की तरह यूज कर रहे हो, 2 ग्लोबुल्स या 1 ग्लोबुल्स 1 गिलास पानी में डिजोल्व करके दे रहे हो, तो वहां पर आप 2 चीज दे रहे हो, एक तो एनर्जी है, ग्लूकोज में एनर्जी है, और साथ में मेडिसिन की क्वांटिटी भी है। तो आप दोनों काम एक साथ करा रहे हो, बॉडी में तुरंत अडॉप्ट करेगा, इसलिए वो चीज जरूरी है, वो काम करेगा। लेकिन जब आप हाई पोटेंसी दोगे तो दोस्त, हाई पोटेंसी आप महंगी आती है, और हाई पोटेंसी को आप डायरेक्टली तो नहीं दे सकते, आपको ग्लोबल्स में प्रिजर्व करके देना है। सेम प्रोसेस वहां पर होती है, आप ग्लोबल्स में भी प्रिजर्व करके दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई कंडीशन होती है, जब 1:9 से रेशियो से देना है आपको, डिस्टिल वाटर पे देना है, तो आप ग्लोबल्स काम नहीं करेगा, वहां पर आपका 1:9 का रेशियो डिस्टिल वाटर में बेटर काम करेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, पेशेंट डायल्यूशन ले नहीं पा रहा, आरएस बेस्ड मेडिसिन से वॉमिटिंग हो रही है, कोई पेशेंट चाहता नहीं मुझे इतना नहीं, आप तो लिक्विड में कहां गर्म पानी करूंगा, तो वहां पर वो ग्लोबल्स काम आता है। दोनों इक्वली काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा काम कर गया ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। ग्लोबल्स काम थोड़ा सा डिले करता है, एडॉप्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े शरीर में वो एडॉप्ट, मतलब आप जब ग्लोबल्स बनाओगे 30 ml में कितने ड्रॉप डाले आपने, 20 या 30 ड्रॉप, लेकिन आप तो 20 से 30 ड्रॉप उसको एक दिन में दे रहे हो डिस्टिल वाटर में। ठीक है, ये क्या करेगा, बॉडी का ज्यादा पार्ट कवर करेगा, और जो ग्लोबल्स दोगे वो पार्ट कम कवर करेगा। ठीक है, इसलिए जो मेडिसिन का वर्क होता है ना, वो वर्क थोड़ा डिले होगा, लेकिन जब आखिरी में कंक्लूजन देखोगे तो ग्लोबल्स का काम एकदम से फॉरवर्ड होगा, यानी 5 से 7 दिन में डिस्टिल वाटर वेस्ट या आरएस बेस्ड जो मेडिसिन है वो आपसे आगे है, लेकिन आगे जाकर एकदम से जब ग्राफ का जो चैप्टर होता है ना, वैसे ही आपको वहां पर ग्लोबल्स का रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फास्ट हो जाएगा। लेकिन ग्लोबल्स में आप मेडिसिन को चेंज नहीं कर सकते, अगर मान लो आपने बना के रखा है उसमें आप फिर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब डायल्यूशन आपके पास है, पेशेंट की कोई कंडीशन बढ़ रही है घट रही है, आप उसी डायल्यूशन में कोई भी मेडिसिन डाल के दे सकते हो, लेकिन ग्लोबल्स में डाल नहीं सकते। ठीक है, इसलिए वहां पर उसकी जो लिमिटेशन होती है वो थोड़ा सा हमारे ऑब्स्टेकल होता है, लेकिन लिक्विड कभी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में आप दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर नमस्ते। नमस्ते बिशन सर, बोलिए सर। वो अब हेलो सर, म्यूट हो गए आप। सर नमस्ते। नमस्ते, बोलिए सर। वो आपने जो लिखा है 1:47, उसमें आपको टोटल आएगा 141 आएगा सर, प्लीज। ठीक है, 121 क्यों आएगा सर? हाँ 141 है, हाँ 141 आएगा सर। हाँ 140। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। जी
ठीक है दोस्तों, आज यही ठीक रखते है हैं हम सर। लोग। कल कोई गायब मत होना, कल मैं पूरा आपको डिस्टिलेशन वाटर डाइल्यूशन, रेक्टिफाइड स्पिरिट डाइल्यूशन, मेडिकेटेड डाइल्यूशन विद शुगर ऑफ मिल्क, ग्लोब्यूल्स, डिस्केट्स, टैबलेट्स बनाना सिखाऊंगा और उसी के साथ पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी अपने ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैं आपको पूरा डाइल्यूशन का थेरेपी डाल रहा हूँ कि हमको डाइल्यूशन का थेरेपी कैसे बनाया जाता है, उसको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं, मुझे पर्सनली भी फोन किया कि डायरेक्ट डाइल्यूशन, देखो मैं आपको डायरेक्टली कहता हूं, डायरेक्ट डाइल्यूशन के बनाने के चक्कर में मत रहना आप। अगर डायरेक्ट डाइल्यूशन बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करोगे वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मजबूरी है, इमरजेंसी है, आप डायरेक्ट बना के दे सकते हो, लेकिन आप कभी भी क्वालिटी को कभी भी कंप्रोमाइज मत करना। अगर क्वालिटी और क्वांटिटी से आपने कंप्रोमाइज किया तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छे डॉक्टर बन पाओगे। वहां पैसे ले लो चलेगा, 2 नहीं 10 रुपए लो सामने वाले से, लेकिन क्वालिटी दो आप। अगर क्वालिटी नहीं दे पाए आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक सर है एक दोस्तों, पेशेंट था, एक बार मेडिसिन पूछना था, पूछ सकते हैं? सर ग्रुप में डालिए आप, डायरेक्ट प्रोटोकॉल में नहीं बताता, आप ग्रुप में डालिए, आपको जो भी पूछना है मैं आपको बता दूंगा। ओके सर, ओके। जी।